हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन। आज स्टार्ट करते हैं हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन के आगे कुछ ऐसा रिएक्शन जो एल्केन के साथ होता है। हालांकि इन रिएक्शंस का कुछ काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड मैकेनिज्म तो नहीं है, कुछ का है भी तो काफ़ी कम है, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। कुछ का मतलब हमने जितना भी रिएक्शन बोर्ड पे लिखा है इसमें से ज़्यादातर तुमको रटना पड़ सकता है, और एक दो का मैकेनिज्म भी बताएंगे, बट वो भी मैकेनिज्म कुछ खास काम का नहीं है। फिर भी हम ऐसे रिएक्शंस को क्यों लाए हैं लेक्चर में, क्योंकि ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया है, और आज का जो ट्रेंड है आईआईटी का और नीट का कि बहुत कुछ एनसीईआरटी से डायरेक्ट कॉपी करके लिख देता है, इसलिए हमने सोचा इन रिएक्शंस को भी लेक्चर में इंक्लूड करें। हालांकि हमने पहले सोचा था कि इन रिएक्शंस को हम बोलें कि तुम खुद से पढ़ लो एनसीईआरटी से, फिर हमें लगा कि हो सकता है मेरे बोलने से तुम पढ़ो नहीं, तो हम पढ़ा ही देते हैं। इसी फ्लो में तुम वीडियो देखने के बहाने इसे जान भी लोगे, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी देखना भाई। रिएक्शंस को हमने पहले से लिख दिया है ताकि टाइम कम लगे। जैसे देखो, हमने लिखा है इथेन, ऊपर लिखा है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है जरा गौर करना। ये क्या है? इथेन है। ये क्या है? इथेनॉल है। ये इथेनल है। ये इथेनोइक एसिड है, और ये CO2 है। जरा देखना, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। कैसे? कार्बन कार्बन बॉन्ड के कारण इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तीनों हाइड्रोजन से कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसके वजह से इस कार्बन पे -3 चार्ज आएगा। इसके कारण -1, इसके कारण -1, इसके कारण -1। सिमिलरली इस अल्कोहल की बात करें तो ये दोनों कार्बन है, कार्बन के कारण इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, ऑक्सीजन के कारण यहाँ +1 आएगा, और यहाँ 2 हाइड्रोजन भी है जिसके कारण -2 आएगा। ओवरऑल -1 चार्ज इस कार्बन पे होगा। यहां पे अगर बात करें तो इधर कार्बन है जिसके कारण यहां पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इधर हाइड्रोजन है जिसके कारण यहां पे क्या चार्ज आएगा? कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, -1 चार्ज आएगा। इस ऑक्सीजन के कारण यहाँ पे +2 चार्ज आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड से है, तो इस कार्बन पे ओवरऑल +1 चार्ज रह गया। इसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो 3 ऑक्सीजन के कारण +3, इधर कार्बन के कारण कोई चार्ज नहीं, और यहाँ CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। तुम देख सकते हो CO2 का स्ट्रक्चर लिख के। ऐसे भी देखो, 2 ऑक्सीजन है तो 2 2 4 -4, तो कार्बन पे +4। मतलब इस एल्केन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, अल्कोहल में -1 है, एल्डिहाइड में +1 है, एसिड में +3 है, और कार्बन में +4 है, CO2 में +4 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एल्केन ऑक्सीडाइज होके पहले अल्कोहल बनता है, अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड बनता है, या कीटोन भी हो सकता है। एल्डिहाइड के बाद एसिड बनता है, और एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होके CO2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एल्केन का मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन है? CO2 है। हम अगर एल्केन को ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल पे रोकना चाहें तो इसको क्या बोलेंगे? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइज होके CO2 पे जाएगा। पहले ही रोकना चाहें इसलिए इसको बोलते हैं हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। एल्केन को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाना चाहें, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। एल्केन को ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाना चाहें, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडाइज होके एसिड पे CO2 पे जा सकता है। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी लिखता है कि CH4 मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो, बट ये कैटालिस्ट जरूरी है। कैटालिस्ट क्या है? कॉपर। टेम्परेचर 532 केल्विन और 1000 atm प्रेशर काफी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं बट ठीक ठाक टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर ज्यादा रखो और प्रेशर ज्यादा रखो, कॉपर कैटालिस्ट दे दो, तो ये CH4 का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है। CH4 CO2 में कन्वर्ट नहीं होता है, अल्कोहल में कन्वर्ट होकर रुक जाता है, मिथेनॉल बन के रुक जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर यहां मीथेन ना होके इथेन होता तो ये इथेनॉल बनता। रटना है, याद करना है कि इस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनेगा। सिमिलरली अगर कैटालिस्ट मोलिब्डेनम का ऑक्साइड ले लो तो इस केस में यही CH4 ऑक्सीडाइज होके मिथेनॉल नहीं बनता है,
अगला स्टेप में जाके रुकता है, यहां जाके नहीं रुकता है, यहां जाके रुकता है, एल्डिहाइड बन जाता है। ये मीथेन है तो ये मिथेनल्डिहाइड हो जाएगा, और अगर ये इथेन होता तो एक कार्बन ऑक्सीडाइज होके इसका क्या बन जाता, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह से अगर इथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो, यहाँ पे मीथेन का कराया गया था, इस बार इथेन का करा रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। कैटालिस्ट हमने बदला है, कैटालिस्ट हमने बदला है, Mn का एसीटेट है, ये एसीटेट आयन है CH3CO माइनस Mn+2, मैग्नीज एसीटेट के प्रेजेंस में अगर इसको हीट कर दो तो ये इथेन इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये इथेन नहीं होता, ये मीथेन होता तो ये मिथेनोइक एसिड बनता। ठीक है, ये तीनों कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। ये ऑक्सीडाइज होकर एसिड में भी जा सकता था, सॉरी ये ऑक्सीडाइज होकर CO2 में भी जा सकता था, ये भी जा सकता था, ये भी जा सकता था, ये भी जा सकता था, सब ऑक्सीडाइज होकर CO2 में जा सकता था। लेकिन इस कैटालिस्ट के वजह से CO2 में कोई नहीं गया, कोई एसिड पे रुका, कोई एल्डिहाइड पे रुका और कोई अल्कोहल पे रुका। ऐसे भी तुम जानते हो कि हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CO2 बनता है और H2O बनता है, तो ये सबको तो CO2 बन जाना चाहिए था ना, नहीं ना बना, उसके पहले ही रुक गया ना, CO2 के पहले ही रुक गया ना। इसका मतलब क्या है, ये तीनों कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। इनफैक्ट ये भी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। ऐसे तो एल्केन को KMnO4 कुछ भी नहीं कर पाता है, लेकिन एल्केन का KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं होता है, नॉर्मल एल्केन का। बेंजीन के साथ अगर कोई एल्केन लगा हो तो हो जाता है, लेकिन ऐसे कोई एल्केन है, मतलब CnH2n+2 फार्मूला वाला, जिसमें कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है कहीं भी, या रिंग फॉर्म है तो उसका फार्मूला CnH2n ही होगा, बट उसमें भी कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसको KMnO4 कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन अगर उसमें एक पार्टिकुलर कंडीशन में कुछ कर लेगा, किस कंडीशन में कर लेगा, अगर उसमें टर्सरी हाइड्रोजन है, 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री कार्बन से लगा हुआ कोई हाइड्रोजन है, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, इस कार्बन से 3 कार्बन और जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो है 3 डिग्री हाइड्रोजन। अगर एल्केन में 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीडेशन रिलेटिवली आसान होता है, इसलिए KMnO4 के साथ जब रिएक्शन कराता है एल्केन, उस एल्केन का जिसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है, तो क्या करता है, इस CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करने का सिंपल मतलब है इस CH बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन ले आया, तो ऑक्सीजन ले आया, अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो ये था कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एरोमेटाइजेशन की तरफ। फिर से हम बोल दें, एल्केन के साथ KMnO4 का रिएक्शन नहीं होता है, अगर उसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन है तब भी रिएक्शन होता है, और ये 3 डिग्री हाइड्रोजन इस CH बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन इंटर कर जाता है, जिसके वजह से अल्कोहल बन जाता है, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। थोड़ा सा एक चीज और हम यहाँ पे समझाने का कोशिश करते हैं, इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मिटाते हैं ताकि मेरे को थोड़ा जगह बन जाए। कैटालिस्ट, ये तीनों कैटालिस्ट याद रखोगे, कॉपर, Mn का ऑक्साइड एंड Mn का एसीटेट। अभी हमने तुमको बताया है, हमने बताया है कि एल्केन ऑक्सीडाइज होकर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और वो एसिड में और मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म कार्बन का CO2। जरा गौर करना, अगर ये एल्केन है, यहां CH3 है और यहां CH2 और H है, मतलब यहां भी CH3 है। इनफैक्ट देखो, इस CH बॉन्ड के बीच में अगर ऑक्सीजन घुस गया, CCOH, इस CH बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन इंटर कर गया और 2 हाइड्रोजन एज इट इज रह गया, यही ना अल्कोहल हो गया, इसका ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है। अब इसके बाद अब क्या होगा, दूसरा CH बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन को इंटर कराओ
तो देखो क्या होता है, COH, दूसरा CH बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन आ गया तो और ज्यादा ऑक्सीडाइज हो गया, और एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, आगे पढ़ेंगे, जिसके वजह से H2O यहां से निकल जाता है, और H2O निकल गया तो ये क्या बन गया, CH3 बन गया, C डबल बॉन्ड OH। मतलब एल्केन का ऑक्सीडाइज फॉर्म अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडाइज फॉर्म एल्डिहाइड। अब इसके बाद ये भी ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा बताओ, ये ऑक्सीडाइज होके ये बना, ये ऑक्सीडाइज होके ये बना। अब बताओ, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन और बचा है, यहां पे ऑक्सीजन इंटर कर गया तो देखो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड हो गया, और ये ये हो गया एसिड। मतलब इसका ऑक्सीडेशन कराए अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराए क्या चीज, एसिड, सॉरी, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराए एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराए एसिड, और इस एसिड का अगर ऑक्सीडेशन करा देंगे तो CO2 बन जाएगा। मतलब इसका ऑक्सीडेशन का मतलब ये पूरा का पूरा जल गया, जल जाना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल जाना, सारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये था कंट्रोल ऑक्सीडेशन, हमने पढ़ा दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे एरोमेटाइजेशन के तरफ। इसमें जो भी 3 कैटालिस्ट था, एक कॉपर था, एक Mn का ऑक्साइड था, और एक Mn का एसीटेट था। कॉपर के केस में अल्कोहल बनता है, Mn ऑक्साइड कैटालिस्ट अगर हो तो उस केस में एल्डिहाइड बनता है, और अगर Mn का एसीटेट हो तो उस केस में एसिड बनता है। याद रखोगे, तुम भूलोगे, हम जानते हैं मैकेनिज्म वाला रिएक्शन नहीं भूलता लोग, लेकिन ऐसे याद रखने वाला भूलता है। लेकिन मेन में आजकल एज इट इज कॉपी कर रहा है NCERT से और नीट में, तो याद रखना ही होगा तुम्हें। आगे के क्वेश्चंस में हम इन कैटालिस्ट का यूज करेंगे ताकि तुमको याद रहे। बढ़ते हैं आगे एरोमेटाइजेशन के तरफ। नाम से ही जैसा क्लियर है, एरोमेटाइजेशन मतलब इसमें जरूर कोई कंपाउंड रहता होगा जो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता होगा। 6 कार्बन का कोई चेन हो या 6 कार्बन से ज्यादा का चेन हो, 6 कार्बन का चेन हो या 6 कार्बन से ज्यादा का चेन हो, 2 2 4 5 6, इसको अगर तुम या तो क्रोमियम ऑक्साइड या तो वेनेडियम ऑक्साइड या तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इस तीनों में से कोई भी ऑक्साइड रखो, Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड रखो, वेनेडियम ऑक्साइड रखो या मोलिब्डेनम ऑक्साइड रखो। इसमें क्रोमियम ऑक्साइड का कलर याद है, बताओ जरा कैसा कलर होता है। क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 का कलर ग्रीन कलर का होता है, याद रखना। यहां पे जरूरत नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में ये तुमसे पूछा जाएगा। तो या तो क्रोमियम ऑक्साइड या वेनेडियम ऑक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ इसको हीट करोगे तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होता है। एक्चुअली ये ऐसा दिया हुआ जरूर है, बट ये मुड़ेगा, इस तरह से मुड़ेगा, और फिर हाइड्रोजन वगैरह निकलेगा, और ये जैसे इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला C6H14, ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H6 एंड C6H6 हो गया ना, तो प्लस H2, कितना H2, 4H2, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया और H2 रिलीज होगा। देखो, अगर तुमको दिया रहे ये नहीं होता कुछ ऐसा, ये 6 कार्बन का चेन नहीं होता, 7 कार्बन का चेन होता, तब क्या होता वो देखो। इस तरह से ये मुड़ता और फिर ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता, और फाइनली क्या बन जाता, ये टॉलीन बन जाता। इसका फॉर्मूला कितना है, C7H16, इसका फॉर्मूला क्या है बताओ, C7H कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन। तो 8 हाइड्रोजन को माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन और बचा, मतलब 4H2 ये बनेगा। इस दोनों रिएक्शंस पे नजर रखो। अगर ये 6 कार्बन का चेन नहीं हो, 7 कार्बन का चेन नहीं, 8 कार्बन का चेन होता
तो यहाँ पे एक कार्बन और इधर रह जाता, ये इधर रह जाता और ये 6 मेंबरिंग बेंजीन बन जाता। ठीक है, इसके बाद कुछ और बात कर लें। एक्चुअली तुम ये कंपाउंड ले लो, तुम ये साइक्लोहेक्सेन ले लो, सिंपली इसको हीट कर दो इस कैटालिस्ट के साथ, तब भी बेंजीन बन जाएगा। हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, बेंजीन बन जाएगा। अगर तुम इसको इसी कैटालिस्ट के साथ हीट करो तब भी बेंजीन बन जाएगा, इसको इसी कैटालिस्ट के साथ हीट करो तब भी बेंजीन बन जाएगा, क्योंकि बेंजीन काफी स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बट यहाँ टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, इसके साथ हीट करना पड़ेगा। ठीक है, तब बेंजीन बन जाएगा। इतना कुछ हमने बताया, बट तुमको कम से कम एक ये याद रखना चाहिए जो कि एनसीईआरटी में दिया है, दूसरा ये याद रखना चाहिए जो कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन मार्क करके दिया है। मतलब एनसीईआरटी में जो कुछ भी देता है इस तरह की चीजें, वो होता है इंपॉर्टेंट, मेन, एडवांस और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये था एरोमेटाइजेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन बात करते हैं कौन सा, आइसोमेराइजेशन। जैसा कि नाम से क्लियर है कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट क्या होगा, आइसोमर होगा। एक्चुअली होता क्या है, कोई भी एल्केन ले लो, नॉर्मल एल्केन मतलब स्टेट चेन एल्केन, स्टेट चेन एल्केन को अगर अनहाइड्रस AlCl3, वही कैटालिस्ट है जो एल्काइलेशन एसाइलेशन में यूज होता था, अनहाइड्रस होता है ये, अनहाइड्रस AlCl3 और साथ में HCl ले लें, अगर HCl, अनहाइड्रस AlCl3 और HCl, और इसको हीट कर देते हैं। HCl गैस होता है बेसिकली, यहाँ पे HCl गैस, अनहाइड्रस AlCl3 और हीट, क्योंकि HCl एक्वस ले लेंगे तो अनहाइड्रस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अनहाइड्रस AlCl3, HCl और हीट कर देते हैं तो जो स्टेट चेन एल्केन होता है वो ब्रांच चेन एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन का एक चेन है जो 5 कार्बन का चेन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक मिथाइल इधर लग जाएगा, तो इसका फॉर्मूला C6H12 है, नहीं C6H14 है, इसका फॉर्मूला भी C6H14 ही है और इसका फॉर्मूला भी C6H14 ही है। मतलब बताओ, इसको इस कैटालिस्ट के साथ हीट करने से इसी का आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन गया, इसी का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन गया, और कुछ और भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है वो भी बन जाता है, इसलिए हमने अदर लिख दिया है। मतलब नॉन ब्रांच से स्टेट चेन से ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है, इसके साथ हीट करते हैं तो ये अपने आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये है तुम्हारा आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, सॉरी ये है तुम्हारा, हाँ, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन अपने आइसोमर्स में कन्वर्ट होता है, नॉन ब्रांच से ब्रांच्ड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ स्टीम। हाइड्रोकार्बन एल्केन की बात कर रहे हैं, एल्केन का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एल्केन का अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करा दो, ये वाटर लिखा हुआ है, वाटर नहीं स्टीम है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ रिक्वायर्ड होता है, तो हाई टेम्परेचर देंगे तो ये स्टीम बन जाएगा। तो स्टीम के साथ एल्केन का रिएक्शन हो जाता है, मीथेन का रिएक्शन हो जाता है और इसके साथ रिएक्शन होके CO और H2 बनेगा। इनफैक्ट इस रिएक्शन में कैटालिस्ट निकेल होता है, निकेल के प्रेजेंस में जब स्टीम के साथ मीथेन का रिएक्शन कराते हैं, या कोई भी एल्केन ले लो, मीथेन ही क्यों, इथेन भी ले सकते हो तुम, लेकिन जनरली मीथेन लिया जाता है। क्यों मीथेन लिया जाता है वो हम बताते हैं। रिएक्शन विथ स्टीम, स्टीम के साथ अगर मीथेन का रिएक्शन कराते हैं तो बनता है CO और H2। इनफैक्ट ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया है। कैसे बोले ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन से हाइड्रोजन निकला और ऑक्सीजन जुड़ा
तो ऑक्सीजन का एडिशन ही तो कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ये कार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO में कन्वर्ट हो गया है। गौर करो तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -4 है और यहाँ पे +2 है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज होकर +2 में चला गया है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, H2 को बोलते हैं डाईहाइड्रोजन। तो H2 बनाने का ये इंडस्ट्रियल तरीका है, H2 बनाने का ये इंडस्ट्रियल तरीका है। मीथेन को निकल के प्रेजेंस में स्टीम के साथ रिएक्शन करा देते हैं, डाईहाइड्रोजन H2 बन जाता है। ये है हाइड्रोजन बनाने का इंडस्ट्रियल तरीका। हाइड्रोजन चैप्टर में भी ये रिएक्शन पढ़े होंगे। इंडस्ट्रियल तरीका हाइड्रोजन बनाने का, इसलिए रिएक्शन हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब तुमसे ये पूछा जाएगा तो मेरे समझ से मीथेन लेके ही पूछा जाएगा, कोई और एल्केन नहीं लेगा। ठीक है, पायरोलिसिस की बात करें तो पायरोलिसिस मतलब लिसिस टूटना, पायरो मतलब फायर, मतलब हीट के कारण टूटना। एक्चुअली पायरोलिसिस में क्या करते हैं, एल्केन का पायरोलिसिस का मतलब है कि एल्केन को हाई टेम्परेचर जब देते हैं तो वो टूट जाता है, टूट के लोअर एल्केन में कन्वर्ट होता है और एल्कीन में कन्वर्ट होता है। कुछ केसेस में हाइड्रोजन भी लिबरेट होता है। गौर करना, हाइयर एल्केन को हीट करेंगे, लोअर एल्केन में कन्वर्ट होगा एंड एल्कीन में कन्वर्ट होगा। इसमें से कोई एक एल्कीन जरूर होगा, C4। हाँ, ये एल्कीन है और ये एल्केन है। ठीक है, क्या बोला हमने, हाइयर एल्केन मतलब ज्यादा कार्बन वाला एल्केन को हीट करेंगे तो कम कार्बन वाला एल्केन बनता है और साथ में एल्कीन भी बन सकता है, कुछ केसेस में हाइड्रोजन भी बन सकता है। ठीक है, कैसे ये होता है ये हम अभी बताएंगे, बट इसी को बोलते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या है, एल्केन, हाइयर एल्केन, हाइयर एल्केन को जब हीट करते हैं तो क्या होता है, लोअर एल्केन बनता है, एल्केन बनता है प्लस एल्कीन बनेगा और कुछ केसेस में हाइड्रोजन भी बन सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी बन सकता है। देखो कैसे होता है, ये कुछ एक्सपेक्टेड है, मानते हैं लोग कि इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। C6H14 है, C6H14 अगर हम ले लें, 6 कार्बन का चेन ले लें, इसको जैसे ही हीट करते हैं तो ये टूटता है। हालांकि टेम्परेचर काफी ज्यादा चाहिए होता है, ये टूटता है। कैसे कैसे ये टूट सकता है जरा गौर करो। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो CH बॉन्ड है, ये CH बॉन्ड है, ये टूट जाए, होमोलिटिकली फ्री रेडिकल बन जाए। क्या बना, गौर करना, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, और ये दो H डॉट निकला, दोनों मिलके H2 बन गया, बन गया और ये डॉट डॉट जुड़ के एल्कीन बन गया। ठीक है, यही यहाँ पे हुआ है। यहाँ वाला हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है, यहाँ वाला हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है, यहाँ वाला हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, उसमें कोई ज्यादा कोई कम होगा, बट बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब जरा देखो, ये भी हो सकता था कि ये जो एल्केन है, यहाँ से हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ना टूटे, ये कार्बन ये टूट जाए, कौन, यहाँ से टूट जाए, कार्बन बॉन्ड ही टूट जाए, तो देखो क्या बनेगा, 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया, क्योंकि होमोलिटिकली बॉन्ड टूटा है, और दूसरा बन गया ये। अब जरा गौर करो, ऐसा हो जाए कि यहाँ जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ये फ्री रेडिकल, कार्बन पे जो फ्री रेडिकल है यहाँ से H डॉट बना के निकाल ले, तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ जो फ्री रेडिकल है ही, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया, क्योंकि H डॉट निकलेगा तो यहाँ फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये हाफ एरो दिए हैं क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बना, पहले से यहाँ फ्री रेडिकल था, 2 फ्री रेडिकल यहाँ पे हो गया, और ये H डॉट यहाँ पे आ गया, मतलब ये बन गया एक्चुअली। और इसके बाद क्या होगा, ये जो दोनों डॉट डॉट है, ये दोनों जुड़ जाएगा, क्या बन गया, ये बन गया, और इधर ये है C2H6 और ये है C4H8। देखो
ये बनाया हमने ऊपर में, ये बनाया हमने नीचे में। और ये भी हो सकता था कि यहां से ना बॉन्ड टूटे। देखो इस पे क्या दिखाएगा, 3 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो कंपाउंड है 6 कार्बन वाला, यहां से भी टूट जाए और यहां से भी टूट जाए। और अगर ऐसा हुआ तो देखो क्या होगा, ये 3 कार्बन फ्री रेडिकल के साथ, ये 2 कार्बन फ्री रेडिकल के साथ, दोनों जगह फ्री रेडिकल, और यहाँ पे CH3 डॉट। अब तुम बताओ, ये एक ही एडजेसेंट कार्बन पे फ्री रेडिकल, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस दोनों को जोड़ दिया सिंपली। ये जो CH3 है, अगर यहाँ वाला हाइड्रोजन को निकाल लेता है, यहाँ वाला हाइड्रोजन को निकाल लेता है, H डॉट बना के ले जाता है, तो ये बन जाएगा CH4। और ये यहाँ से H डॉट बना के ये ले गया, तो यहाँ पे डॉट बन गया, एडजेसेंट पोजीशन पे डॉट, क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 3 कार्बन CH2 नहीं CH3, इसका मतलब CH3, एक मिनट, अभी क्लास ले लो ना। एक्चुअली मम्मी आई थी, पता नहीं कुछ खाने के लिए, खाने का सामान लेके। अब बीच में कैसे लेक्चर रोक दे, गई। चलो देख लेते हैं, जरा गौर करना। ये जो कहाँ से भूल गया मैं, मम्मी भी ना बीच बीच में आ जाती हैं कुछ लेके। जरा गौर करो, ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये जो CH3 है यहाँ से H डॉट को निकाला, यहाँ CH4 बन गया, और यहाँ H डॉट डबल बॉन्ड बन गया, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यही बन गया। ये तो हो गया CH4, देखो CH4 C2H4 और C3H6। मतलब ये इस तरह से भी टूट सकता है, इस तरह से भी और इस तरह से भी। मतलब तुम एकदम से प्रोडक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बट ये रिएक्शन होता है। तो चलो पढ़ना है, एनसीईआरटी में दिया है तो हमने बता दिया। कैटालिस्ट कौन होगा, निकेल होगा, प्लैटिनम होगा या प्लेडियम होगा, वही सब होगा जो हाइड्रोजनेशन में यूज किया जाता है। देखो केरोसिन ऑयल जो होता है उसमें कार्बन का जो चेन होता है वो बड़ा होता है। डोडेकेन मतलब 12 कार्बन का, इसको हटा रहे हैं। डोडेकेन मतलब 12 कार्बन। डोडेकेन मतलब होता है, डोडेका मतलब 12 होता है, और केन मतलब एल्केन मतलब डोडेकेन C12H26 ये हो गया तुम्हारा डोडेकेन। C12H26 ये हो गया डोडेकेन। इसको जब हीट करते हैं कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, कैटालिस्ट कौन है, कैटालिस्ट कौन है, इस तीनों में से कोई रहेगा, तो बनता है हेप्टेन मतलब C7 ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा C7H16 हेप्टेन पेंटेन क्या होगा C5H12, ठीक है।
एंड अदर। तुम ये भी बोल सकते हो कि सर इसमें तो एल्कीन कोई नहीं बना, क्यों नहीं बना? ये तो है ना, इसमें एल्कीन रहा होगा, है ना। कहने का मतलब है ये है कंपोनेंट के ऑयल का, ये कंपोनेंट ऑफ के ऑयल। केरोसिन ऑयल का ये कंपोनेंट है। केरोसिन ऑयल में जो हाइड्रोकार्बन रहता है वो हायर हाइड्रोकार्बन होता है, हायर चेन वाला, ज्यादा कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन होता है। इसको जब कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो लोअर कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन बन जाता है। डोडेकेन को हीट करते हैं तो हेप्टेन और पेंटेन बनता है, और भी साथ में कई सारा एल्केन और एल्कीन बनता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पायरोलिसिस ऑफ एल्केन। इसके बाद हम देखते हैं एक लास्ट रिएक्शन और उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। कंबशन। ये कंबशन तो हालांकि 9-10 से ही पढ़ते आए हो तुम। कंबशन का मतलब होता है हम एल्केन पढ़ रहे हैं, मतलब एल्केन लेंगे और उसका O2 के साथ रिएक्शन करा देंगे। क्या हो जाएगा? कंबशन करा दिए, मतलब ऑक्सीजन के साथ जला दिए, क्या बन जाएगा? CO2 और H2O। ठीक है, ये कंबशन में होता है, एल्केन के कंबशन में। और यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, मतलब कंबशन ऑफ एल्केन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इनफैक्ट एक चीज ध्यान देना, चाहे ये हम तो एल्केन का कंबशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल हम बता दें, चाहे ये एल्केन हो या ध्यान देना, चाहे ये एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, या अल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या एसिड हो या ईस्टर हो, ये सब में क्या होता है? ये सब में होता है कार्बन, हाइड्रोजन। इस सब में तो है कार्बन हाइड्रोजन ही केवल है, और नीचे वाला में कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी होता है। इस तीनों में तो केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है। इन नीचे वाले में कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी होता है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी होता है। इसको जलाओगे बनेगा CO और CO2। इसको भी जलाओगे बनेगा इसको जलाएंगे बनेगा CO और H2O। इसको भी जलाएंगे तो बनेगा CO और H2O ही। मतलब कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, वो जलने के बाद CO2 और H2O ही प्रोड्यूस करेगा। समझ आया? तो सबका रिएक्शन इसी टाइप का होगा। एक जनरल रिएक्शन हम लिखते हैं, देखते हैं। इसको हटा रहे हैं, चाहे रहने देते हैं। अगर हम लिख दें एक एल्केन, चौक चेंज कर लेते हैं। देखो, एक हम जनरल एल्केन का फॉर्मूला लिख दें, जरा गौर करना। CnH2n+2। इसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, थोड़ा और जगह हमको चाहिए होगा। इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, बनेगा CO2 + H2O। यही होगा ना। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। N कार्बन है, N कार्बन हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है? 2n+2। यहां पे हाइड्रोजन क्या लिखेंगे? 2n+2 होना चाहिए, तो 2n+2 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर फिर हो जाएगा। मतलब यहां पे हम कर देते हैं
n+1। देखो ना n+1 कर दिया तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर नहीं हो जाएगा 2n+2, तो 2n+2 हाइड्रोजन उधर, इधर भी 2n+2 हाइड्रोजन, कार्बन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब इधर का ऑक्सीजन जोड़ लेते हैं और उसको यहां पे लिख देते हैं, मतलब इसके साथ बैलेंस कर देते हैं। इधर ऑक्सीजन कितना, इधर ऑक्सीजन है 2n ऑक्सीजन और यहां पे n+1 ऑक्सीजन। क्या हो गया ये 2n+1 3n+1, मतलब 3n+1 ऑक्सीजन इधर है, तो इधर भी होना चाहिए 3n+1/2 करने का फायदा क्या मिला कि ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 3n+1 हो जाएगा ना, मतलब ये हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जरा गौर करो, फिर से देख लेते हैं। ऑक्सीजन n+1, ऑक्सीजन 2n+n+1 3n+1 हो गया, इधर 3n+1/2 कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया एक जनरल एल्केन का बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जिसमें एल्केन का कंबशन हो रहा है। तो ये था एल्केन पे ओवरऑल। अब 2 क्वेश्चन करते हैं छोटा छोटा, छोटा नहीं थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं रहेगा। हमने एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात नहीं किया, उसको पढ़ लेना एनसीईआरटी से, और आगे अगर टाइम मिला तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। एक्चुअली हमारा टारगेट है अभी 31 तक हाइड्रोकार्बन को खत्म करने का, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं। हालांकि फास्ट तो चल ही नहीं रहे, ऐसे हम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे भी वीडियो बनाते, बट वो हम नहीं बना पाए, नहीं बना रहे हैं अभी, तो वो एनसीईआरटी से पढ़ लोगे। ऐसे भी हमने डिस्कस किया था वंडर वाल फोर्स वगैरह जब हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग तब, ठीक है। क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा देखो, एक्चुअली एक गलती हो गया था अभी, हमने क्या किया था C12H16 लिया था ना, नहीं C12H26, इसको जब हीट किया था कैटालिस्ट के प्रेजेंस में तो हमने लिखा था क्या लिखा था C7H16 और एक लिखा था C5H12। एक्चुअली C5H10 कर लो और इधर लिख लो अदर। हालांकि जो हमने लिखा था वो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइड में अदर लिखा हुआ है, इसलिए जो हमने बताया वो भी सही हो जाएगा। बट एनसीईआरटी में ये लिखा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी से मैच करा दें ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। हालांकि हमने लिखा था C7H16 प्लस C5H12 प्लस अदर, हमने ये लिखा था, ये भी सही है क्योंकि अदर में इसके अलावा भी तो बना होगा ना, तो ये बना होगा अदर में भी, बट फिर भी हम एनसीईआरटी को ही फॉलो कर लेते हैं इस केस में। तो यहाँ पे C5H10 कर दो, C5H12 की जगह, मतलब ये बन गया एल्केन और ये बन गया एल्कीन। मतलब ये जब टूटा तो एक हेप्टेन बना और एक पेंटीन बना और अदर बना, ठीक है। बढ़ते हैं जो क्वेश्चंस हमने तुम्हारे लिए तैयार किया है उस क्वेश्चंस के तरफ। देखो, क्वेश्चन हमने बनाया है, 2 क्वेश्चन है। कहां से आ गया भाई चीटी। 2 2 4 2 6, 6 कार्बन है, 2 2 4 2 6, 7 कार्बन है, 7 कार्बन है। इसका हम रिएक्शन करा देते हैं क्रोमियम ऑक्साइड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। जो कुछ भी बनता है उसका रिएक्शन करा दें, KMnO4 OH- के साथ हीट करेंगे और इसके बाद 2 नंबर पे H3O+ लेंगे। इसके बाद इसका रिएक्शन करा देते हैं सोडा लाइम के साथ NaOH CaO एंड हीट। सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराने के बाद
हम इसका रिएक्शन कराते हैं एसाइल CH3 C डबल बॉन्ड O Cl AlCl3 के साथ, और इसके बाद फिर से इसका रिएक्शन कराते हैं KMnO4 OH माइनस हीट 1 नंबर पे और 2 नंबर पे H3O प्लस। जो कुछ भी बना उसका फिर से रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ, और जो कुछ भी बना उसका रिएक्शन कराते हैं CH3 MgBr, और ये लिए हैं एक्सेस, मतलब जिसका जितना मोल इसका यूज हो सके कर देना है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में 1 नंबर पे ये, और इसके बाद चलो आगे बढ़ा दें कि यहीं पे लिख दें 1 नंबर ये, और 2 नंबर पे लिख देते हैं H3O प्लस। ये लिया गया है। पहला क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन भी है, बट पहले हम इसी का आंसर कर देते हैं। ठीक है, तुम वीडियो को पॉज करो और इसका सॉल्यूशन तैयार करो। जब हो जाए उसके बाद वीडियो ऑन करो और सॉल्यूशन से मैच कराओ। ये चूंकि 1 2 3 4, इसमें सारा रिएजेंट जो कुछ भी है सब तुमको याद हो जाएगा पक्का। तुम लंबे टाइम में भूलोगे कोई तो ये पहला ही भूलोगे। अभी हमने बताया था एरोमेटाइजेशन, ये 7 मेंबर चेन है, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे टॉलीन में। आज ही के लेक्चर में हमने बताया है। टॉलीन का बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा KMnO4 से, और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा कुछ COO माइनस, लेकिन H3O प्लस जैसे ही देंगे यहाँ पे H आ जाएगा, और ये हो गया बेंजोइक एसिड। सोडा लाइम क्या करता है, डिकार्बोक्सिलेशन कराता है, ये हो गया बेंजीन। ये कौन सा रिएक्शन है, फिडल क्राफ्ट। एसाइलेशन, ये Cl माइनस को यहां से निकाला, प्लस चार्ज इस पे अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स डिप्रोटोनेशन, और फाइनली बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। इसके बाद फिर से KMnO4OH माइनस, बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन हो, बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो, या बेंजाइलिक पोजीशन अनसेचुरेटेड हो, अनसेचुरेटेड है बेंजाइलिक पोजीशन, ये कार्बन COO माइनस बन जाएगा। लेकिन H3O प्लस दिया हुआ है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। PCl5 क्या करता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो C डबल बॉन्ड OClOH। PCl5 का जब एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, हमने बताया ये फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाले लेक्चर में, तुम जाके देख सकते हो, वहां पे ये OH हट जाएगा और यहां पे Cl आ जाएगा, यहां क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OCl। और इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, ये ग्रिग्नार्ड टॉपिक जहां पे हमने पढ़ाया है वहां पे हमने बताया है CH3 माइनस है, ये CH3 माइनस है, +2 है, माइनस है, यहां से निकलेगा, यहां अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, Cl माइनस निकल जाएगा, और फिर इसका दूसरा मोल फिर से अटैक करेगा, और क्या होगा हमने बताया है ये। चलो फिर से हम बता ही देते हैं। देखो ये जो बेंजीन है C डबल बॉन्ड OCl, इसका जैसे ही CH3 माइनस ग्रिग्नार्ड वाला आएगा, ये गया ऊपर, ऊपर गया, और क्या बन गया, ध्यान देना, बन गया CO माइनस, और यहाँ पे CH3, और इधर Cl। इसके बाद यहाँ जो लोन पेयर है ये नीचे आएगा, Cl बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। देखो क्या बन गया, बन गया कुछ ऐसा CH3। इसके बाद क्या होगा, CH3 माइनस का दूसरा मोल आएगा, मतलब ग्रिग्नार्ड का दूसरा मोल, फिर यहाँ पे अटैक करेगा ये ऊपर, और इस बार बन जाएगा ऐसा कुछ CO माइनस CH3। और इसके साथ साथ देखो
ये जो CH3 माइनस आ रहा था ना, इसके साथ साथ MgBr भी था, तो इसके यहाँ पे आ जाएगा Mg+2Br माइनस। इस तरह का सॉल्ट बन के यहाँ पे पड़ा रहेगा। जैसे ही H3O प्लस देंगे, H3O प्लस का H प्लस यहाँ पे आ जाएगा और बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पॉज करके इसको लिख लो, हम इसको मिटा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं और वो होगा एल्केन का लास्ट क्वेश्चन। नहीं, एल्केन का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, जब एल्कीन कर लेंगे ना और एल्काइन कर लेंगे तो फिर तीनों मिला के क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने बनाया है तुम्हारे लिए, वो देखो क्या है। क्वेश्चन है CH3CH2Cl, इसका रिएक्शन कराना है H प्लस जिंक के साथ। जो कुछ भी बना इसका रिएक्शन करा दो मैग्नीज एसीटेट के साथ, मैग्नीज एसीटेट के साथ। इसका रिएक्शन करा दो PCl5 के साथ। इसका रिएक्शन करा दो बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। देन इसका रिएक्शन करा दो जिंक HgHCl एंड देन इसका जो कुछ भी बना इसका रिएक्शन कराओ NBS के साथ एंड देन जो कुछ भी बना इसका रिएक्शन कराओ KMNO4 OH माइनस हीट। देन एक नंबर ये, और इसके बाद इसको दे दो H3O प्लस। जो कुछ भी बना इसको हीट कर दो सोडा लाइम के साथ NaOH CaO हीट बन जाएगा यहाँ पे बेंजीन। तुम्हें बताना है बीच में सब क्या क्या बनेगा। ठीक है, चलो पॉज करो वीडियो या फिर रुको, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक रिएक्शन है जो हमने बताया नहीं लेक्चर में, बट एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे दिया है। देखो कोई भी एल्केन है, कोई भी अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड को अगर कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, हैलोजन है यहाँ पे, हैलोजन है यहाँ पे कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्काइल हैलाइड का जब रिएक्शन कराते हैं H प्लस जिंक के साथ, इसका मतलब एसिड में जिंक डिजोल्व किए हुए हैं और उसका रिएक्शन करा देते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, बन जाता है एल्केन। सिंपल है, अगर हम CH3Cl ले लेते हैं और इसका H प्लस जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बन जाएगा CH4। अगर हम लेते हैं CH3CH2Cl और इसका रिएक्शन करा देते हैं H प्लस जिंक के साथ तो बन जाएगा CH3CH3। सोचने वाली बात है ऐसा क्यों होता होगा, तो मैकेनिज्म तो इसका मिलता नहीं है, लेकिन तुम सोच सकते हो कि एसिड में जब जिंक डालोगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, वही हाइड्रोजन गैस इसको यहां से Cl निकाल देता है और यहां से Cl निकाल के यहां पे H आ जाता है। मतलब जिंक एसिड में जब जिंक डालते हैं तो जो हाइड्रोजन निकलता है, नेसेंट हाइड्रोजन, जो तुरंत से नया हाइड्रोजन निकलता होगा, वही हाइड्रोजन इसको रिड्यूस करके CH4 में कन्वर्ट कर देता है। इसको रिड्यूस करके हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसको हटा देता है और इसके जगह पे हाइड्रोजन ले आता है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस भी नजर में रखोगे, एनसीईआरटी का रिएक्शन है, हमने लेक्चर में इसको इंक्लूड नहीं किया था। देखो अब जरा गौर करो, तुम पॉज करके ट्राई करो, हम इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। यहां पे क्या बन जाएगा, CH3CH3। ये क्या है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, इसको इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, CH3COOH। PCl5 जब देंगे तो OH हट के यहां पे Cl आ जाएगा, CH3C+O बेंजीन और AlCl3 अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा, यहां पे बन जाएगा
ये हो गया बेंजीन, C डबल बॉन्ड O CH3। इसके बाद यह क्लेमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर देता है, यहां से बन जाएगा बेंजीन और यहां पे एल्काइल ग्रुप एल्काइल बेंजीन। NBS बेंजाइलिक पोजीशन पे या एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कराता है, यह है बेंजाइलिक पोजीशन, यहां पे ब्रोमिनेशन करा देगा, बन जाएगा ये देखो क्या Br। KMnO4OH माइनस हीट, ये बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन हो तो बेंजाइलिक कार्बन के COO माइनस में कन्वर्ट कर देता है, ये बेंजाइलिक कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो है ही इसलिए एक कार्बन को COO माइनस में कन्वर्ट कर देगा। इनफैक्ट COOH में कन्वर्ट करता है लेकिन बेसिक मीडियम होने के कारण ये COO माइनस तक ही रह जाएगा, मतलब COO माइनस ही रह जाएगा और यहाँ पे K प्लस है तो यहाँ पे K प्लस रहेगा। H3O प्लस जब देंगे तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ही सोडा लाइम देंगे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और ये बन गया बेंजीन। सोडा लाइम में इस CO2 के साथ कौन रिएक्ट करता है? NaOH रिएक्ट करता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है ना। तो ये था आज का लेक्चर। देखते हैं लेक्चर कितना साइज का हुआ है। इनफैक्ट 50 मिनट का लेक्चर हुआ है तो बहुत बड़ा तो नहीं हुआ है बट ठीक है। ये था तुम्हारा एल्केन, थ्रू आउट एल्केन, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे एल्कीन के साथ। हमने बोला है कि एनसीईआरटी से इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे कुछ लिखा होगा तो उसको पढ़ लेना। ऐसा भी कुछ लिखा होगा कितना कार्बन तक का एल्केन गैस होता है, कितना कार्बन तक का एल्केन लिक्विड और कितना कार्बन तक का एल्केन सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये चीजें तुम 9th-10th में भी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में 11th में भी मिल जाएगा, एक आध पैराग्राफ तो उसको भी पढ़ लोगे। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे एल्कीन के साथ, ठीक है। नॉन स्टॉप पढ़ते रहो क्योंकि ये लॉकडाउन पढ़ने के लिए ही है, समझो स्टूडेंट्स के लिए। इसमें जितना ज़्यादा पढ़ोगे आगे के कॉम्पिटिशन्स में उतना आसानी होगा और आईआईटी का रास्ता तुम्हारे लिए उतना आसान हो जाएगा, एमबीबीएस का रास्ता तुम्हारे लिए उतना आसान हो जाएगा। लॉकडाउन को जिसने यूज नहीं किया समझो बहुत बड़ा चीज खो दिया। हमने बार बार हम बोलते आए हैं अभी का टाइम यूज करो क्योंकि ये वो टाइम है जब तुम दोस्तों के साथ भी स्पेंड नहीं कर सकते, तुम घर से भी नहीं निकल रहे हो, घर पे ही हो, तुम्हारे पास बुक्स है, तुम्हारे पास नेट है, पढ़ो ना जितना पढ़ सको। मूवी देखोगे, कितना मूवी देखोगे? क्या मूवी दिन भर मूवी देखते रहोगे? हर दिन मूवी देखते रहोगे? नहीं पॉसिबल है। टाइम तुम एक्चुअली बिता देते हो ऐसे ही बातें करके, मत बिताओ ऐसे। टाइम प्लान करो, सोचो कि जो तुम्हारे पास 24 आवर है उसमें तुम बातें भी करोगे तो कितना बातें करोगे। तुम निकालो अपने पढ़ने का टाइम, तुम सोचो पिछले 24 आवर में तुमने कितना देर पढ़ा है, कितना प्रोडक्टिव वर्क किया है, ये तुमको सोचना होगा। हर स्टूडेंट्स जो मेरा वीडियो देखता है, सोचो आज जब मैं ये बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो इसको, तुम सोचना पिछले 3 दिन का एवरेज निकालो, पिछला 3 दिन में तुमने कितना देर पढ़ा है, या 3 दिन कम हो गया, पिछला 6 दिन का एवरेज निकालो। हालांकि पिछला 6 दिन का तो डेटा भी तुम भूल गए होगे। एक काम करना, आज कितना देर पढ़े हो, कल कितना देर पढ़े हो, अगले एक सप्ताह कितना देर पढ़ते हो वो नोट करना। बस टाइम नोट करना कि आज 6 घंटा पढ़े हैं, आज 4 घंटा पढ़े हैं, आज 8 घंटा पढ़े हैं। एक सप्ताह का एवरेज कर लेना। अगर ऐसा करोगे तो तुमको दिमाग में एक रहेगा कि एवरेज हमारा घट रहा है, इसका मतलब हमको पढ़ना होगा, है ना। तुम में से कई लोगों का ऐसा भी होगा कि हो तो घर पे लेकिन पढ़ नहीं रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। कुछ लोग ऐसे होंगे कि इतना लंबा लॉकडाउन बिना पढ़े बिता दिया होगा, वो भी समझ जाओ। अब से पढ़ना शुरू करो, अभी से भी सब कुछ पॉसिबल है। सारे वीडियोज हमारा है यूट्यूब पे, एक एक करके देखना शुरू करो ना, तब भी अगले 10-12 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन एफर्ट लगा के देखना होगा, मतलब ज़्यादा देर तक पढ़ना होगा। बट जब पहले नहीं पढ़े तो अब तो ये करना ही होगा ना, ठीक है। सोचे भी तो IIT जाने का, IIT जाने का, MBBS करने का, नहीं NITs तक भी चले गए, अच्छी बात है। कई बार ऐसा होगा नहीं पढ़ने के बाद तो NITs भी नहीं मिलता ना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।
एल्कीन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।